हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 तारीख से शुरू होने वाली हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की। जी हाँ दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड आपका ये पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि, जिसे हम पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी कहते हैं, उसके हम यहाँ टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है तब आप इसको 2x स्पीड पर देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम यहीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि और आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, यह कथन किससे संबंधित है? मतलब ये कथन किसने कहा है? तो हमारे ऑप्शंस हैं टेलीरैंड, वीओ स्मिथ से, ब्राउड से या फिर डेविड से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो कथन है ये विधि शिक्षक का ही शिक्षक है, इस बात को कहा है टेलीरैंड ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीरैंड ने इस बात को कहा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। क्या कह रहा है कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, चिंतन एवं तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? टेलीरैंड से, वीओ स्मिथ से या फिर स्किनर से या फिर ब्राउडी से। तो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर से। किससे? स्किनर से। ठीक है फ्रेंड्स, स्किनर से संबंधित है ये वाला हमारा कथन। फ्रेंड्स, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? तो कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? देखिए यहाँ व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा जो विज्ञान शिक्षण की विधि के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, विज्ञान शिक्षण जो विधि होती है वो आपकी व्याख्यान विधि भी होती है, साथ में आपकी प्रदर्शन विधि होती है, और क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एंड होते हैं तो इसलिए वो प्रयोगशाला विधि भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है समस्या समाधान के चरण हैं। आखिर में समस्या समाधान के चरण हैं वो कौन कौन सी है? समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्यों का विश्लेषण या फिर उपर्युक्त सभी। बात की जाए समस्या समाधान के चरण, तो समस्या का समाधान हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करेंगे, फिर हम तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब होता है हम उन्हें अलग अलग भागों में बांटेंगे, उसके बाद हम उनका निवारण करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि है। बात की जा रही है शिक्षण की। ठीक है, तो शिक्षण की कौन सी है? देखिए, प्रदर्शन विधि, भाषण या व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। अगर बात की जाए यहाँ सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि है। प्राचीन का मतलब है जो पुराने समय में चलती थी। तो पुराने समय में कोई लेखन का कार्य तो होता नहीं था, वहाँ क्या करता था, वहाँ आपकी व्याख्यान विधि, भाषण के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आपको पता होगा वैदिक काल में मंत्रों के द्वारा सब कुछ समझा दिया जाता था, सब कुछ टोटल ही रटंत विद्या पर आधारित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी, भाषण एवं व्याख्यान विधि। ठीक है, चलिए अगला हमारा है प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है। तो प्रदर्शन विधि का आधार कौन कौन है? देखिए, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांसारिक एवं दार्शनिक। तो यहाँ बात की जा रही है यहाँ मनोविज्ञान विधि के आधार की। तो मनोविज्ञान की विधि जो है वो कैसी होगी? वो आपकी होगी मनोवैज्ञानिक विधि होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक है, तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है, या फिर छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होता है, यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करता है। बात की जा रही है यह प्रदर्शन विधि की। तो प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो ये प्रदर्शन विधि का जो गुण है वो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती। ये हमारा कोई एक तथ्य नहीं हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जल्दी से आकर जुड़ जाइए। ठीक है, जितना भी मटेरियल होगा आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद पीडीएफ फॉर्म में। चलिए हमारा अगला है व्याख्यान विधि के गुण हैं।
तो व्याख्यान विधि कैसी होती है, तो भाषण देने वाली। तो उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ समय की बचत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जब हम जब लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जब बोलेंगे तो कम समय लगेगा। सुविधाजनक भी होती है, क्योंकि हमें हाथ पैर चलाने नहीं पड़ते, सिर्फ सुनना और बोलना रहता है, ठीक है। अगला है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो ये हमारे पैसे भी बचते हैं, मीन्स हमें आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। चलिए अगला हमारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं। साथ में आपकी व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि में इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, ठीक है। यह विधि सस्ती भी है, ठीक। और अगला है यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, कथन किससे संबंधित है, मतलब इस बात को किसने कहा है। तो देखिए हमारे इसमें ऑप्शंस हैं, ये बेला ही नहीं, ये बेलार्ड होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बेलार्ड से, पार्कर से, वीओ स्मिथ से या फिर ब्राउडी से बात कर रही है ये प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन की। तो प्रोजेक्ट जो वो है जो यथार्थ जीवन का भाग है। यथार्थ जीवन का मतलब ये होता है कि जो हम देखते हैं वही होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने जो देखा है आप उसी को सत्य मानेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि जो है, जो कि हम करके देखेंगे ये सही है तो सही है। इस बात को किसने कहा है, तो इस बात को कहा है बेलार्ड ने कहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रयोजना विधि का चरण नहीं है। बात कर रहे हैं यहाँ प्रयोजना विधि की। तो प्रयोजना विधि का मतलब ये होता है कि प्रयोग पर आधारित, प्रयोजन मतलब हम करके सीखते हैं। परिस्थिति का आदान प्रदान करना बिल्कुल सही है। योजना बनाना बिल्कुल ठीक है। भाषण देना, तो ये जो प्रयोजन विधि है इसमें ये भाषण देने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, ठीक है, भाषण देना। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि योजना विधि किस पर आधारित होती है। योजना विधि किस पर आधारित होती है, यथार्थता के सिद्धांत पर, अनुभव के सिद्धांत पर, सहकारिता के सिद्धांत पर या फिर इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या कह रहा है कि परियोजना विधि की बात कर रहे हैं कि तो परियोजना जो विधि है वो किस पर आधारित है। तो देखिए परियोजना विधि है वो हमारी यथार्थ के सिद्धांत पर, बिल्कुल ठीक है। अनुभव के सिद्धांत पर, अनुभव होगा तभी आप कोई चीज का प्रयोग कर पाएंगे, योजना बना पाएंगे। सहकारिता के सिद्धांत पर, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर आधारित होती है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बात यह ह्यूरिस्टिक की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ह्यूरिस्टिक है ये ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसमें हमारा देखिए 13 है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा से। किससे, ग्रीक भाषा से हमारी ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला हमारा है, अब देखिए ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है। ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि में ही हमारा ह्यूरिस्को शब्द आता है। जो ह्यूरिस्को शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मुझे खोजना है, मुझे खोजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला हमारा है अन्वेषण विधि, वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है। अन्वेषण विधि की बात की जा रही है, तो अन्वेषण विधि आपकी जो रिलेटेड है वो आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्म स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग है, आर्म जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वही तो खोज करेगा, तो अन्वेषण विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। अगला हमारा है विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण न्यू नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। यह कथन किससे संबंधित है। बात यह विचारों की जा रही है, तो विचारों का जो पृथक्करण एवं सामान्यीकरण जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है। तो देखिए इस किनारे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर ब्राउडी से या फिर प्रोफेसर यंग से। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यंग से, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी है, ये डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रोफेसर यंग से, ठीक है। चलिए अगला हमारा है निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है। बात यहाँ रटन विद्या की कर रही है, ठीक है। तो देखिए हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं इसमें, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, देखिए किस पर, कि कौन सी विधि ऐसी है जो रटने की आदत प्रदान करती है। रटने की, कि हम कोई चीज रट लें, रटने का मतलब है कोई चीज हमें याद हो जाए, ठीक है। तो याद हो जाए, देखिए
हम बात करेंगे अगर हम आगमन विधि की, तो आगमन विधि होती है हमारी जो, वो होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर। और हमारी जो व्याख्यान विधि है, ये तो आप जानते ही है कि व्याख्या करके पढ़ाना, उसको बस भाषण देकर ही पढ़ाना। तो अगर बात की जाए यहाँ पर रटने की, तो रटने की जो बात आती है वो देखिए, सबसे पहले हमने नियम दिया, नियम के बाद हमने उसको उदाहरण दिया, तो हमने क्या, नियम को रट लिया, नियम को क्या कर लिया, याद कर लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम निगमन विधि, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है। बात यहाँ भौतिक विज्ञान की कर रही है, तो भौतिक विज्ञान में क्या, सबसे पहले हमारा नियम आता है, उसी के बाद तो हम प्रयोग करते हैं, उसके उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जब बात की जाए भौतिक विज्ञान के शिक्षण की, तो भौतिक विज्ञान का जो शिक्षण है वो मुख्य रूप से आपका आधारित होता है निगमन विधि पर। किस पर फ्रेंड्स, निगमन विधि पर आपका आधारित होता है। चलिए अगला हमारा, निम्न में से कौन सी विधि ऐसी है जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है। यहाँ बात कर रहे हैं कि छात्र सिर्फ श्रोता मात्र हो। जब बात श्रोता की मतलब सुनने वाला ही होगा, तो वो विधि हमारी कैसी कहलाएगी, वो विधि हमारी व्याख्यान विधि होगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है, विज्ञान शिक्षण की भाई कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। बात यहाँ करके सीखने पर बल देने की बात हो रही है, तो करके सीखेंगे हम किसमें, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। बात कर रही है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण का मतलब है कि जहां पर जो शिक्षण है वो टोली के रूप में दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यह एक शिक्षण विधि है, बिल्कुल सही बात है। यह विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि टोली का मतलब होता है कि जो टोली मतलब जो शिक्षक है वो टोली के रूप में हमें पढ़ाने आए, ठीक है। अगला है, यह एक जटिल विधि है, तो ये बिल्कुल से जटिल विधि नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। बात कर रहे हैं या सूक्ष्म शिक्षण के विकास की, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो हमारा किया गया D.W. एलन के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया, तो सन 1961 में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया। और कहाँ किया गया, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, वहां पर इसका यूज किया गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, लघु क्रियाओं में बांटता है क्या, सूक्ष्म शिक्षण। तो ये किसका है, ये जैसे सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, तो एलन ने दिया। हमारा आंसर हो जाएगा D.W. एलन, इनका पूरा नाम D.W. एलन है, ठीक है। अगला है हमारा, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। बात यहाँ एनसीईआरटी की कर रही है, तो एनसीईआरटी में जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है वो आपकी कितनी, 36 मिनट में है, 36 मिनट। अगर यहाँ पर ये हमारे भारतीय प्रतिमान है, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि अमेरिकी प्रतिमान के हिसाब से, तो वहाँ आपका होता है 45 मिनट का, कितना, 45 मिनट का, ठीक है। चलिए अगला हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विद्यालय में, या फिर लंदन विश्वविद्यालय में। हमारा आंसर, हमारा यहाँ क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था किसमें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी अमेरिका में है, ये वहां पर हुआ था, ठीक है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो D.W. एलन द्वारा 1961 में दिया गया था, ठीक है, 1961 में दिया गया था। अब यहाँ देखिए इसमें हमारा आंसर 1963 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1947 के आसपास कोई नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा 1963 होगा। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1961 है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। बात यहाँ पदार्थ विज्ञान की कर रहे हैं कि शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका देखिए क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का बिल्कुल अनुकरणीय का, बिल्कुल मस्तिष्क उद्दीलन का, इन सभी का। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। बात यहाँ पद की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जब सूक्ष्म शिक्षण के पद की बात की जाए तो देखिए, विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, बिल्कुल, पुनः मूल्यांकन करना, बिल्कुल, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, बिल्कुल, ये सभी हमारे सूक्ष्म शिक्षण के क्या हैं, ये पद है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। बात यहाँ टोली शिक्षण की जा रही है, यह एक लचीली विधि है, विशेषता से संबंधित नहीं है, यह एक लचीली विधि है, बिल्कुल विधि है। इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं निर्धारण
करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। ये बिल्कुल से गलत है। जहां नेगेटिव पॉइंट दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा क्लिष्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं, बात यहाँ की जा रही है अवस्थाओं की, कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो हमारी 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 में। ठीक है, चलिए अगला हमारा है निम्न कथन किससे संबंधित है। कौन सा कथन है? देखिए हमारा कथन कह रहा है कि सूक्ष्म जो शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। इस बात को कौन कह रहा है? तो इस बात को कहते हैं हमारे डॉक्टर वी के पासी जी। ठीक है, अगला हमारा शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है। क्या वह शस्त्र है? क्या शिक्षण कौशल स्किल की बात यहाँ स्किल्स की जा रही है, टीचिंग स्किल्स। ठीक है, जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तथा कक्षा की अंतः क्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? बात यहाँ 32 क्वेश्चन की हो रही है और हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ इस बात को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 33 क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बात यहाँ एनसीईआरटी की कर रही है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है इसमें कितना होना चाहिए? तो इसमें आपकी जो छात्रों की संख्या है वो आपकी 5 से 10 होनी चाहिए। कितनी? 5 से 10 होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। बात यहाँ सूक्ष्म पाठ की करें तो सूक्ष्म पाठ की अवधि आपकी 6 मिनट की गई है। कितनी फ्रेंड्स? तो 6 मिनट की गई है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हाँ नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग दृष्टि से हाँ और नहीं दोनों ही। ठीक है, चलिए अगला हमारा 36 है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। बात यहाँ जनक की जा रही है। तो फ्रेंड्स इसके जो जनक हैं वो हमारे 2 हैं, DW एलन एवं कीथ एचसन। DW एलन एवं कीथ एचसन हमारे सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं। अगला हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम है। बात यहाँ सही क्रम की कर रही है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले आपकी योजना बनाई जाएगी। जब आप अपनी पाठ योजना तैयार कर लेंगे उसके बाद आप क्या टीचिंग करेंगे, मीन्स शिक्षण करेंगे। उसके बाद आपकी प्रतिपुष्टि होगी, मतलब आपकी जो फीडबैक दिया जाएगा वो फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक के आधार पर आपका फिर से पुनः पाठ योजना तैयार की जाएगी। पुनः पाठ योजना तैयार के बाद आपका पुनः शिक्षण होगा और फिर आपकी पुनः प्रतिपुष्टि की जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है। छात्रों की रुचि बनी रहती है, छात्र सतत सक्रिय रहते हैं, या फिर विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या फिर छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है। हमारा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 38 में क्या कह रहा है कि अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है। तो देखिए अभिक्रमित अधिगम का जो महत्व नहीं है वो यही नहीं है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारा यही वाला नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है। तो वर्तमान में क्या है? तो देखिए वर्तमान में रेखीय एवं बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन ये भी है, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन ये भी है, और शाखीय एवं अवरोही श्रृंखला अनुदेशन ये भी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 40 नंबर ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। बात यहाँ ब्रिटिश शिक्षाविद की जा रही है। तो जो ब्रिटिश शिक्षाविद है ये किस शब्द का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं? तो देखिए अभिक्रमित सीखना, अभिक्रमित अनुदेशन का, या फिर ए और बी दोनों का। तो यहाँ बात की जा रही है ब्रिटिश शिक्षाविद की, वो करती है अभिक्रमित अनुदेशन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है। मतलब क्या है? देखिए विज्ञान जो है वो शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है। तो देखिए एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर पर होंगे, उन्होंने एक को इंस्ट्रक्शन दिया, ऑटोमेटिक सभी के पास जाएगा। तो ये भी है हमारा। अगला है स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि करना। बिल्कुल से हम अपने आप को आंक सकते हैं और अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान में बिल्कुल सभी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में।
हमारा अगला है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बात यहाँ भारत के सबसे तेज की, भारत के सबसे तेज कंप्यूटर की बात की जा रही, तो हमारा वो कंप्यूटर है एका। कौन सा फ्रेंड्स, एका कंप्यूटर है जो हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला है 43, क्या कह रहा है कि विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है। बात या नहीं की जा रही है। तो देखिए क्या है, कंप्यूटरों द्वारा सुव्यवस्थित अभ्यास कार्य कराया जाना चाहिए, समस्या समाधान कार्यों को संपादित करने में बिल्कुल, अधिगम गतिविधियां एवं उचित नियंत्रण न रख पाने में, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित गणना में। तो फ्रेंड्स हमारे ये तीनों जो हैं इनको करा सकता है, लेकिन हमारा जो सी है ये वाला हमारा आंसर होगा, इसमें आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं होता है अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने वाला, क्योंकि हम अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रख पाते हैं कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, हमारा अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। स्वचालन, शुद्धता, सार्वभौमिकता, संग्रहण क्षमता में कमी। बात यहाँ की जा रही है कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर की जो विशेषता है वो देखो, स्वचालन तो होता ही होता है, शुद्धता भी होती है क्योंकि एक्यूरेसी होती है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं या आप एडिशन उसमें करते हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसका ये नहीं आएगा, अगर आपने सही से किया तो आंसर सही आएगा। सार्वभौमिकता मतलब सभी तरीके की होती है, और संग्रहण क्षमता में कमी, तो यही हमारा होता है आंसर हो जाएगा इसमें संग्रहण क्षमता में कमी। तो संग्रहण क्षमता में कमी कोई नहीं होती है, ठीक है, आप कितना भी उसमें संग्रहण कर सकते हैं। अगला हमारा है 45 नंबर है कि कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है। बात यह कंप्यूटर शिक्षण की जा रही है। तो देखिए एक अच्छे प्रश्नकर्ता की बिल्कुल, परीक्षक की बिल्कुल, पूछताछ अधिकारी की बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है। बात यहाँ कंप्यूटर की जा रही है, तो कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है। तो देखिए विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में बिल्कुल से, उनकी जो प्रतिपुष्टि है उन्हें हम प्रदान कर सकते हैं, उनका जो फीडबैक है। ठीक है, साथ में समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन भी दे सकते हैं और अधिगम के नवीन रास्ते भी खोल सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त तो सभी में। चलिए अगला हमारा 47 नंबर है कि विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है। बात यह विज्ञान शिक्षक की कर रही है कि विज्ञान शिक्षक जो है इसका प्रयोग, कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है। तो देखिए ट्यूटोरियल शिक्षण में, क्रियात्मक शिक्षण कौशल में, या फिर अभ्यास करने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है। बात यहाँ की कर रहे हैं हम सहायक की। तो देखिए क्या है, हमारा ग्राफिक्स है, पेंट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो हमारा यहाँ बात की जा रही है कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाओं की जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है। तो देखिए ग्राफिक्स भी होती है क्योंकि हमें तरीके की चीज़ें दिखानी पड़ती है, पेंट प्रोग्राम भी होता है क्योंकि पेंट पर हमें बहुत सी चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एमएस ऑफिस से ही होता है। ये आपकी जो फाइल है ये भी आपकी एमएस ऑफिस से ही बनाई गई है, और ये सभी तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है पीडीएफ के लिए तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले सेशन में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।